नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के आर लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि अपन जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसको कंटिन्यू स्टडी करते चल रहे थे। तो दोस्तों, अपन ने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या अपघटन अभिक्रियाओं तक पढ़ लिया था। ठीक है, उसके टाइप्स को पढ़ लिया था। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी विस्थापन और द्विविस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले अपन क्या है, एक अलग टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, बेसिक नॉलेज लेंगे, क्योंकि देखो सक्रियता श्रेणी की जानकारी के साथ ही अपन जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है, इन दोनों रिएक्शंस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें सक्रियता श्रेणी की जानकारी नहीं होगी तो उससे क्या है, हमें जो विस्थापन अभिक्रियाएं आपकी हैं उनको पहचानने में क्या है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो उससे पहले अपन क्या है, सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेना सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो क्या होती है सक्रियता श्रेणी। देखो, सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि किसी भी, या हम सीधा बोल सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या? तत्वों को उनकी क्रियाशीलता, क्या भाई, क्रियाशीलता के आधार पर क्या करना, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखो, सक्रियता श्रेणी को अपन आसानी से एकदम ट्रिक के साथ समझ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन। देखो, सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर किस प्रकार व्यवस्थित किया। ठीक है, तो अपन एक सारणी देखते हैं। ठीक है, एक टेबल जिसमें देखेंगे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे तत्व। ठीक है, तत्व कौन कौन से हैं और उनकी ट्रिक। देखो, ट्रिक के साथ आपको ये एकदम याद कराने वाला हूँ कि सक्रियता श्रेणी में जो कौन कौन से तत्व हैं जो अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे उनकी क्रियाशीलता को। ठीक है, उसको अपन इधर लिख लेंगे। तो अपन यहाँ पर क्या है, तत्व और ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूँ ट्रिक। देखो, इसमें श्रेणी में मैं सिर्फ उन्हीं तत्वों को आपको बताने वाला हूँ जिनका उपयोग अपना जो रिएक्शंस है ज़्यादा, जिनमें रिएक्शंस में ज़्यादा होता है। ठीक है, उन्हीं तत्वों को अपन पढ़ेंगे। बाकी तो इस सक्रियता श्रेणी में बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, लेकिन उनका क्या है, उपयोग जो है कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जिनका अधिकतर उपयोग किया जाता है या एग्जाम में जो दिए जाते हैं एग्जाम्पल्स, वो इन्हीं में से दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ध्यान देना। ठीक है, और अभी ये छोटी पड़ गई, इसलिए अपन इसको इधर बना रहे हैं। ठीक है, इसको इधर लिख दें। ठीक है, वही तत्व और ट्रिक। ठीक है, क्या है भाई, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ट्रिक लिखेंगे, कौन है जरा नहीं, कौन है, आगे आओ पिटेगा। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। इस ट्रिक की सहायता से आपको मैं जो सक्रियता श्रेणी में जिन तत्वों को याद कराने वाला हूं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, ठीक है, तो काशीनाथ का के, ठीक है, सी ए नाथ एन ए, नाथ एन ए ना, ठीक है,
का सी ए, का सी ए, सी ए मतलब का माली, देखो ऊपर लिख देता हूँ इसको, एन ए सी ए, माली का हो जाएगा एम जी, आलू का ए एल, ठीक है, जरा का जेड एन, फीके का एफ ई, पकाता का है पी बी, और है का हाइड्रोजन, ठीक है। क्या है भाई, इसका नाम पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड या पीबी, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। इधर कौन का आ जाएगा आपका सी यू कौन, ठीक है, पकाता है एच जी, देखो दो एच है आ रहे हैं तो एक में आपको एच लिखना है, एक में एच जी है, ठीक है। आगे का ए जी, आओ का हो जाएगा ए यू आपका, आगे आओ, पिटेगा मतलब पीटी, ठीक है। तो ये इस प्रकार के कुछ जो हैं तत्व, इनको क्रियाशीलता के आधार पर अपन ने क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है। अब इनकी क्रियाशीलता के आधार पर अपन ने इनको क्या कर दिया, व्यवस्थित तो कर दिया, लेकिन इनकी क्रियाशीलता भी देख लें। तो देखो हाइड्रोजन से, देखो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी है एक टेबल है, जगह कम पड़ने की वजह से मैंने इधर बना दी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है इससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तत्वों की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। क्या, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तत्वों की क्रियाशीलता क्या है, क्रियाशीलता बढ़ती है, मतलब कि हाइड्रोजन जो है एक उदासीन है, क्या है भाई, उदासीन है, ठीक है। और ये पूरी टेबल है, तो हाइड्रोजन के नीचे के तत्व ये हुए, तो हाइड्रोजन से नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं, नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं अपन, तो क्रियाशीलता क्या है, घटती है। ध्यान रखना, क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। जब हाइड्रोजन से, भाई पूरी टेबल है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ गई, इसी वजह से अपन ने इसको इधर बना दिया। तो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो तत्वों की क्रियाशीलता बढ़ती है, और हाइड्रोजन से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्रियाशीलता घटती है। मतलब कि जो के है आपका, के पोटेशियम जो है ये सर्वाधिक क्रियाशील होगा, यह है सर्वाधिक क्रियाशील है तत्व होता है। क्लियर है भाई, ध्यान रखना, ऊपर की तरफ जाते हैं, देखो सबसे कम क्रियाशील है हाइड्रोजन, मतलब उदासीन है, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ पीबी जो है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, एफई पीबी से, जेडन एफई से ज्यादा क्रियाशील है, एल्युमिनियम जिंक से अधिक क्रियाशील है, मैग्नीशियम या एमजी जो है वो एल्युमिनियम से अधिक क्रियाशील है, सी एमजी से अधिक क्रियाशील है, Na से, और जो के है पोटेशियम जो है वो Na से, सोडियम से अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है भाई, है ना। फिर मैंने क्या बताया कि जब हाइड्रोजन से नीचे की तरफ जाते हैं, ये जो है इधर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्रियाशीलता घटती है। मतलब ये जो Pt है, Pt मतलब प्लेटिनम जो है ये सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील तत्व है, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। कौन, जो ये Pt है ये सबसे कम क्रियाशील तत्व है, इसको आप देख लो जल्दी से, फिर अपन आते हैं अपनी रिएक्शंस पर। क्लियर है भाई, तो ध्यान रखना है। तो क्या है कि जब आप विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे कि अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इस सारणी की, ठीक है, कि कौन सा तत्व कम क्रियाशील है और कौन सा अधिक क्रियाशील है। क्लियर है, ये जल्दी से देख लो। आते हैं अपन रिएक्शंस पर। तो चौथा टाइप है अपना रिएक्शंस का, जो है विस्थापन अभिक्रियाएं।
विस्थापन अभिक्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो अब इस रिएक्शंस में ये जो अभिक्रियाएं हैं या विस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इनमें हमको सक्रियता श्रेणी की जो जानकारी है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। विस्थापन, विस्थापन से ही पता चल रहा है कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या किसी अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को हटा देना। एक तरह से ये है कि भाई एक रिंग है, ठीक है, ये क्या है, रिंग है, और इसमें एक तो मोटा आदमी है या मोटा पहलवान है, एक दुबला पतला पहलवान है। ठीक है, तो इनमें से शक्तिशाली जो होगा मोटा वाला होगा ना, और दुबला पतला क्या होगा भाई, ये कमजोर होगा। ठीक है, तो इस ये जो शक्तिशाली है मोटा ताजा पहलवान है, इसके द्वारा कम क्रियाशील या इस कमजोर व्यक्ति को हरा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से ये जो विस्थापन अभिक्रिया है वो इसी प्रकार की है कि ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया जाता है या विस्थापित कर दिया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, लिख लेते हैं परिभाषा। अब आपको सक्रियता श्रेणी की जरूरत पड़ेगी, आप देख लीजिए उसको। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा, ध्यान रखना, अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल देखते हैं अब आपके, एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। तो एग्जाम्पल में देखें अपन कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, CuSO4 की क्रिया कराते हैं जिंक से। किससे, जिंक से, आयरन से, Fe से। ठीक है, तो यहां पर जो आयरन है ये एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया है, ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर जो आयरन है ये तो है अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील है भाई। ठीक है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। आयरन द्वारा कॉपर को हटा दिया जाएगा, मतलब कि आयरन जो है ये कॉपर के स्थान पर आ जाएगा और क्या बना लेगा, FeSO4, और कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये C4 नहीं है भाई, Cu है। मैं U इस तरीके का ही बनाता हूं, थोड़ा ध्यान रखना, मैनेज कर लेना। जो U है, मैं आपको थोड़ा U जो है चार का सा लगेगा आपको, लेकिन ध्यान रखना वो U है। ठीक है, तो यहां पर जो जिंक है, आयरन जो है, Fe जो है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। देख लो चाहे आप सक्रियता श्रेणी में, आप देख सकते हो कि आयरन जो है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो आयरन द्वारा कॉपर को SO4 से हटा दिया जाता है और खुद आयरन SO4 के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख ले भाई, ये तो अपन को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है कि कौन सा अधिक क्रियाशील है कौन सा कम क्रियाशील है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा तत्व क्रियाशील कम है कौन सा अधिक है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं आयरन। आपका लोहा जो है उसका सूत्र जो है, प्रतीक जो है Fe होता है, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट।
ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर। इनकी भौतिक अवस्थाएं देख लें, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं देखो, कॉपर भाई सॉलिड होता है, सॉलिड है, ठीक है, आयरन सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, क्लियर है। तो ये क्या है, सॉलिड है। लेकिन इनके साथ अब एक चीज आपको कंफ्यूज कर देगी कि भाई यहाँ पर सर एक्वा लिखा हुआ है बुक में, एक्वा, तो एक्वा इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि SO4 जो है ये एक जलीय अवस्था में पाया जाता है, मतलब एक अम्ल होता है ये। SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये इस प्रकार होता है, H2SO4 इस अवस्था में होता है, जिसमें क्या है, कॉपर और अन्य जो तत्व हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और इसके साथ क्या है, बंध बना लेते हैं या एक अलग का अलग विलयन बना लेते हैं। तो ये क्या है कि एक तरह से विलयन के रूप में होते हैं, इसीलिए आपकी ये जो बुक है उसमें एककों के रूप में लिखे मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये अपन ने इनकी भौतिक अवस्था लिख दी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं एक और कि Pb प्लस CuCl2। मैंने क्या बताया भाई, Cu को मैं थोड़ा चार की तरह का ही बनाता हूँ, ठीक है, ये आप मैनेज कर लेना, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब ये जो Pb है वो इस कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो Pb के द्वारा कॉपर को हटा दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, PbCl2 प्लस Cu, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। इसका रासायनिक नाम, इसको बोलते हैं अपन लेड। जो आपका शीशा है, लेड जो शीशा है आपका, उसका सूत्र है, उसका प्रतीक है Pb, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या है, अब इनकी भौतिक अवस्था को चलो एक बार ये इसको भी लिख लें, इसको बोलते हैं लेड क्लोराइड। भाई Pb है, Pb को लेड बोलते हैं और Cl को क्लोराइड, लेड क्लोराइड, और ये कॉपर है ही आपका, ठीक है। भौतिक अवस्था देख लेते हैं। Pb जो है लेड जो है शीशा भाई ठोस होता है, सॉलिड। Cl2 एक्वस मतलब विलयन रूप में उपस्थित होते हैं, ये भी, और ये सॉलिड होता है कॉपर, ठीक है। भाई कॉपर जो आपका बिजली के तार होते हैं ना, वो कॉपर के ही बने होते हैं, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो कि वो क्या है, कॉपर है और सॉलिड होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपकी ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपकी हुई विस्थापन अभिक्रिया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते, क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली रिएक्शंस पर आते हैं आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो अगला जो टाइप है आपका पांचवा, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। देखो विस्थापन अभिक्रिया में तो केवल एक ही तत्व का विस्थापन हो रहा था। अब इसमें क्या होगा कि मान लो आपको एग्जांपल दूं मैं कि भाई एक तो है भाई अपन को एग्जांपल अपन बाद में देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के अणुसूत्र या परमाणुओं का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे अपन कैसी रिएक्शन कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो कि AB प्लस BC है, ठीक है, और ये क्या है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये क्या है, इधर की साइड लिखे जाते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अभिकारक, ठीक है,
अभिकारक, देखो अभिकारक को क्रियाकारक भी बोला जाता है। आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाए कि अभिकारक क्या होते हैं या क्रियाकारक क्या होते हैं, तो वो अभिकारक को कोई बोला जाता है। ठीक है, तो ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, इस और कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें क्या है कि ये जो अभिकारक के परमाणु है इनका आपस में आदान प्रदान होता है। मतलब ए तो बी की जगह चला जाएगा, ठीक है, और बी जो है ए की जगह आ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, सी डी लिखते हैं इसको, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो ए सी की जगह और सी ए की जगह आ जाएगा। मतलब दोनों का दो जो है इसमें अभिकारक के परमाणुओं का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, सी बी प्लस ए डी। तो भाई देखो सी आ गया ए के जगह पर और ए आ गया सी की जगह पर। तो मतलब अभिक्रिया में अभिकारक के जो परमाणु इनका ही आपस में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के परमाणुओं या अणुओं या आयनों, इन तीनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, इसीलिए मैंने तीनों नाम आपको बता दिए हैं। अभिकारक के परमाणुओं, अणुओं या आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, आरएनएक्स या रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, समझ आया। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मेट के रूप में देख ले एक भाई, वही ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, इसमें सी जो है वो ए की जगह पर चला जाएगा और ए सी की जगह पर। तो क्या हो जाएगा भाई सी बी प्लस ए डी। तो एक तरह से ये कैसी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन। देखो इसमें ये इधर चला जाएगा और सी जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभिकारक के परमाणुओं का या अणुओं का या आयनों का ही आपस में क्या होता रहता है, आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं एक, जैसे भाई आपका CuSO4। देखो ध्यान रखना, मैंने Cu ऐसा ही बनाता हूँ, थोड़ा सा चार का बन जाता है मेरे से, ध्यान रखना। ठीक है, ये आप मैनेज करना। CuSO4 प्लस 2NaOH, तो ये कोई रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें ये जो सोडियम है ये तो आ जाएगा Cu की जगह, Na है जो वो आ जाएगा Cu की जगह और Cu आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, क्या कि जो Cu है वो आ जाएगा इस तरफ और Na है जो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा भाई आपका CuOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बना, Na2SO4, ये आपका बन जाएगा। मतलब देख लो आप कि जो Cu है वो किसके साथ जुड़ गया, OH के साथ, और Na जो है वो SO4 के साथ जुड़ गया। ये देख लो, तो दोनों का आपस में क्या है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को अपन कैसे, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, नाम लिख लेते हैं भाई। इसका नाम कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
देखो आपको ये नाम अभी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे मुझे पता है आपको आप बोलोगे कि भाई ये कैसे लिख रहे हैं सर। तो देखो इनको इनके जो नाम हैं, इनके नामों को हम किस प्रकार जानेंगे, या इनके नामों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है, या इनका नामकरण कैसे करते हैं अपन, वो अभी आपके जो चैप्टर है आपका कार्बन वाला, उसमें अपन इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन से तत्व या अणुसूत्र का नाम क्या होता है और कैसे हम उनका नामकरण करते हैं। ठीक है, अभी ये आपको याद करने पड़ेंगे ही। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो एक बार भाई रिएक्शंस को देख लें अपन कि संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो संतुलित इधर अपन कॉपर को देख रहे हैं। मैंने क्या बताया था, देखो जिसने भी या किसी भी बच्चे को रिएक्शंस को संतुलित करने में प्रॉब्लम आती है, तो देखो मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की जो वीडियो है वो बना दी है, आप जाकर देख सकते हो। आपको इस वीडियो के लिंक में भी आपको जो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने वाली वीडियो है उसकी लिंक इसके बायो में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैंने बिल्कुल लो लेवल से बताया है कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि संतुलित कैसे किया जाता है। तो वहाँ मैंने बताया कि अपन को सबसे पहले क्या है, कोई सा भी तत्व ले लो और उसको संतुलित कर दो, या फिर मैंने बताया कि सबसे पहले वाले तत्व से संतुलित करते चलो। तो सबसे पहले वाले से करें तो कॉपर कितना है, 1 है। यहाँ पर कॉपर कितना है, 1 है भाई। तरीका मैंने बता दिया, इधर 1 होता है जब कोई संख्या इधर साइड नहीं है और आगे नहीं है तो 1 तो होगा ही, ठीक है। तो कॉपर 1 है। इधर कॉपर कितने हैं देख लो, इधर भी 1 है, ठीक है। SO4 कितने हैं, इधर पूरा टोटल देख लो, SO4 1 है, ठीक है। ये पूरा पूरा देख लो, ठीक है, 1 है। इधर SO4 1 ही है, ये पूरा सही है। इधर Na देख लो, Na कितने हैं भाई, 2 हैं। कैसे हैं मैंने आपको बताया है वहाँ पर, वहाँ आप जाकर देख लो। ये तब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना ना सीख लें, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर कितने हैं, इधर भी 2 हैं, ठीक है, 2 है ना। और इधर OH कितने हैं, OH 2 ही हैं टोटल। इधर एक मान लो, या आप सीधा अलग से O मान सकते हो कि भाई O कितने हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, या सीधा एक तत्व मान के इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो OH कितने हैं, इधर 2 हैं भाई, ये पूरा है। मैंने क्या बताया, पूरा मानोगे तो 1 है, और अलग अलग देखोगे तो O का यहाँ पर 1 गुणा 2, O 2 है। H कितने हैं, 2 हैं। या टोटल देखोगे तो टोटल 1 है और गुणा 2 से कितने हो गए, 2। तो OH भी इधर कितने हैं, 2 हैं। तो अभिक्रिया क्या है, एक संतुलित रिएक्शन है। इसकी भौतिक अवस्थाएं लिख लें। तो ये जो होता है एक्वस विलयन रूप में होता है, ये भी एक्वस विलयन रूप में होता है, ये भी। अब देखो ये, इसको अपन बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। क्या इसका दूसरा नाम है, बुझा हुआ चूना, हुआ चूना, ध्यान रखना है आपको। तो ये विलयन अवस्था में होता है एक्वस, ठीक है, ये भी एक्वस। ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, ये आप जल्दी से देख लो, फिर अपन अगला एग्जाम्पल लेंगे। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ये भी मिटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, AgNO3 प्लस Ki, इस अभिक्रिया को देखते हैं। तो इसमें K जो है वो Ag की जगह चला जाएगा और Ag है वो K की जगह, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा KNO3 प्लस AgI। देख लो भाई, वही ये बता रहा हूं। तो ये कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं अपन सिल्वर नाइट्रेट
इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। आयोडाइड। देखो तत्वों के नाम तो आपको याद होंगे कि कौन से तत्व को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये तो 9th क्लास में ही आपको मिल जाता है। ठीक है, Ag जो है सिल्वर है, और आपका जो चांदी है या बिजली के जो तार होते हैं वो क्या है, सिल्वर के बने होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो चांदी है वो एक तरह से क्या है, सिल्वर है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट, इसको सिल्वर आयोडाइड। आयोडाइड। ठीक है, इनकी भौतिक अवस्थाएं लिख लें। विलयन अवस्था में होता है तो इसको अपन लिख लेंगे एक्वस, AQ। पोटेशियम ठोस होता है, आयोडीन भी ठोस होता है। ठीक है, तो इसको अपन सॉलिड लिखेंगे। पोटेशियम NO3 के साथ है तो एक्वस रूप में होगा। ठीक है, Ag जो है वो क्या है, सॉलिड रूप में होगा। भाई सिल्वर भी सॉलिड है और आयोडीन भी सॉलिड है। ठीक है, तो ये आपके मैंने 2 एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और अपन एग्जाम्पल देखो जो है, आपको ये 2 एग्जाम्पल बहुत है समझने के लिए, इनको आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने पढ़ा भाई सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज और विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद अपना 2 टॉपिक और है, विकृत गंधिता और संचारण। इन 2 टॉपिक के बाद अपना जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर अपन इस चैप्टर के जो है मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि क्या है उनको भी ये नोट्स प्राप्त हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।